Bismillahirrahmanirrahim. Now, today in our lecture, we are going to discuss some clinically important fungi. So, what are important fungi from the perspective of clinical point of view? तो इनमें सबसे पहला नाम आ रहा है कैंडिडा एल्बिकेन का, द डोमिनेंट फंगल पैथोजन, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन कैंडिडा जीनस से ही होते हैं, कैंडिडा एल्बिकेन, और कैंडिडा में सबसे ज़्यादा जो है वो कैंडिडा एल्बिकेन। कैंडिडा एल्बिकेन के बाद एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस एंड डर्मेटोफाइट्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट फंजाई हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग है और किसी ना किसी तरह से ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, एंड these infections need to be taken seriously. Now the first infection, Candida albicans, which is the dominant fungal pathogen. The yeast Candida albicans is an opportunistic fungal pathogen which can be present as a normal part of the body's microflora. अब पहली बात तो ये है कि ये कैंडिडा एल्बिकन जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक फंगल पैथोजन है और ये नॉर्मल फ्लोरा का माइक्रोफ्लोरा यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नॉर्मल फ्लोरा के पार्ट में मौजूद होता है, और ये वहाँ पर बॉडी में मौजूद होता है मुख्तलिफ प्लेसेस पे, जैसे मैंने बताया स्किन हो गई, ओरल म्यूकोजा हो गई, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया और ईसोफिगस हो गई। तो इन जगहों पे ये मौजूद होता है, लेकिन ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। ये इन्फेक्शन जब कॉज करेगा जब इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इसको अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी इन्फेक्शन कॉज करने की? जब इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा। सेकेंड इज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंजाई एंड इट हैज़ एबिलिटी टू अडेयर टू द होस्ट टिश्यू यूजिंग ए वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म विच वी विल सी इन फिगर 4.6। तो ये होस्ट टिश्यू के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहाँ पर ये एडहेयर करके रहता है, स्टिक करके रहता है, चिपका हुआ होता है, और वो वहाँ पर कह लीजिए कि इंतज़ार में होता है कि कब इसको अपॉर्चुनिटी मिले, कब बॉडी का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो और फिर ये इन्फेक्टिविटी अपनी शो करे। इसके अलावा द इम्पोर्टेंस ऑफ एडेरेंस में बी इलस्ट्रेटेड बाय द एबिलिटी ऑफ कैंडिडा एल्बिकेन टू अडेयर टू वेरियस म्यूकोजल सर्फेसेस। जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारी म्यूकोजल सर्फेसेस एपिथेलियल सेल से ये बाइंड होता है, एंड विद स्टैंड फोर्सेस दैट मे लीड टू इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी सच एज बाथिंग वॉशिंग एक्शन ऑफ द बॉडी फ्लोर्स। और ये इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली उसके साथ एडहेयर हुआ होता है, स्टिकी होता है म्यूकोजल सरफेस से, कि ये आसानी से बाथिंग या वॉशिंग के ज़रिए वहाँ से उस म्यूकोजल सरफेस से रिमूव भी नहीं होता। ए हायरार्की एग्जिस्ट अमंग कैंडिडा स्पीशीज़। जैसे मैंने बताया था कि कैंडिडा जो है वो एक ऐसी जीनस है जिसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं और जो ह्यूमन को इन्फेक्शन करती है और जो कैंडिडियोसिस का रीज़न बनती हैं, यानी एटियोलॉजिकल एजेंट्स ऑफ कैंडिडियोसिस। इसमें जो स्पीशीज़ हैं कैंडिडा एल्बिकेन है, कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस है, आर मोर एडहेरेंट टू होस्ट टिश्यू। तो इसमें जो ज़्यादा कॉमन है जो ह्यूमन को इन्फेक्शन करती है उसमें कैंडिडा एल्बिकेन हो गई, कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस हो गई। इसके अलावा रिलेटिवली नॉन पैथोजेनिक स्पीशीज़ सच एज कैंडिडा क्रूसी एंड कैंडिडा ग्लूरेमोंडी ये भी मौजूद हैं, लेकिन ये नॉन पैथोजेनिक स्पीशीज़ हैं, यानी कैंडिडा की ही जीनस में शामिल हैं ये, और क्रूसी और गुलियरमोंडी ये दो ऐसी इसकी स्पीशीज़ हैं जो कि नॉन पैथोजेनिक हैं, यानी ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करती हैं। तो ये कैंडिडा के हवाले से। अच्छा, अब कैंडिडा की ये वो डायग्राम है, सेल्स ऑफ कैंडिडा एल्बिकेन एडहेरिंग टू द ह्यूमन बकल एपिथेलियल सेल्स, यानी ये ओरल म्यूकोजा जो है तो वहाँ पर ये अटैच हैं, और ये जो है वाई जो है वो क्या है, ये ईस्ट सेल्स हैं ये बता रहा है, और एच क्या है इसके हाइफल सेल्स हैं, यानी ये इसके हाइफा हैं, फिलामेंट्स हैं, और ये जो है वो ओरल म्यूकोजा दिखाई गई है। इससे ये इस तरह से ये अटैच हुए मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं, और ये देखें इसके ये हाइफे फिलामेंट्स मौजूद हैं जो कि कैंडिडा एल्बिकेन के हमें यहाँ पर वाज़े तौर पर इस डायग्राम में फिगर 4.6 में नज़र आ रहा है। तो एच जो है इसके हाइफल सेल हो गए, वाई जो है इसके जो है वो ईस्ट सेल्स हैं ये सारे,
ईस्ट सेल्स हैं, और जो ये बाकी ये जो पोर्शन पूरा नज़र आ रहा है हमें, ये वो ह्यूमन बकल एपिथेलियल सेल्स हैं जिससे ये कैंडिडा एल्बिकैन एडहेयर हुए हुए हैं। अच्छा, कैंडिडा एल्बिकैन कैन एग्जिस्ट इन टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म। दो इसकी मॉर्फोलॉजिकली यानी स्ट्रक्चरली दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक बडिंग ब्लास्टोफोर फॉर्म है और दूसरी हाइफे फॉर्म है जिसमें फिलामेंट्स होते हैं। तो बडिंग अपीयरेंस और फिलामेंट अपीयरेंस दो तरह की इसकी फॉर्म होती हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग ये है कि द ईस्ट कैन स्विच बिटवीन ईच फॉर्म, यानी वो हाइफे फॉर्म से बडिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है या बडिंग फॉर्म से वापस हाइफे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, एंड इज़ यूजुअली एनकाउंटर्ड इन टिश्यू सैंपल इन बोथ मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स। और टिश्यू के सैंपल में जो टिश्यू सैंपल लिया गया मुख्तलिफ सेल्स से और टिश्यूज़ लिए गए उसमें सेल्स में ये देखा गया कि ये दोनों फॉर्म में एट ए टाइम भी मौजूद हो सकता है। दी हाइफे आर कैपेबल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म। अब ये थिग्मोट्रोपिज्म क्या है? थिग्मोट्रोपिज्म क्या है? कॉन्टैक्ट सेंसिंग, यानी ये सेंसिंग सेंसर कह लीजिए, विच में एड इन फाइंडिंग द लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बिटवीन एंड थ्रू लेयर्स ऑफ द सेल्स इन द टिश्यूज़। यानी ये वो सेंसर्स है हाइफे में जो ये बताएगा कि कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर इस फंगस को जाके कैंडिडा को बाइंड होना चाहिए, जहाँ पर इसको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, जहाँ पे ये आसानी से एडहेयर हो सकता है और विदस्टैंड कर सकता है यानी सर्वाइव कर सकता है और इसके लिए हार्मफुल नहीं होगा, और वहाँ से ये किस तरीके से आसानी से सेल्स के अंदर भी पेनिट्रेट कर सकता है और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो ये थिग्मोट्रोपिज्म यानी सेंसिंग का जो है वो हाइफे में जो है वो ये इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है। इसके अलावा कैंडिडा एल्बिकैन प्रोड्यूसेस ए रेंज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इसके अलावा ये बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। ये क्या करते हैं? दैट फैसिलिटेट एडहेरेंस एंड और टिश्यू पेनिट्रेशन। तो इन एंजाइम से क्या फ़ायदा होता है कि ना सिर्फ ये एंजाइम्स इसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि ये टिश्यू के साथ जो है वो एडहेयर हो, और इसके अलावा ये कि ये टिश्यू के अंदर होल बनाए यानी वहाँ से सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करे, एंजाइम से डिज़ोल्व कर दे ताकि ये कैंडिडा एल्बिकैन वहाँ से सेल के अंदर पेनिट्रेट भी कर सके। फॉस्फोलाइपेज ए, बी एंड सी ये एंजाइम हो गए, एंड लाइसोफॉस्फोलाइपेज ये भी एंजाइम है। मे फंक्शन टू डैमेज होस्ट सेल मेम्ब्रेन, यानी वो एंजाइम्स कौन से हैं जो टिश्यू पेनिट्रेशन में इसको हेल्प करते हैं, जो ये प्रोड्यूस करता है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, वो है फॉस्फोलाइपेज ए, बी, सी एंड लाइसोफॉस्फोलाइपेज। ये एंजाइम जो है इसको हेल्प करते हैं कि ये होस्ट सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा यानी ह्यूमन टिश्यू सेल्स को, एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करेगा और वहाँ से ये इन्वेड करेगा इनसाइड सेल पे, यानी कैंडिडा एल्बिकैन वहाँ से एंटर हो जाएगा सेल के अंदर। कैंडिडा एल्बिकैन प्रोड्यूसेस ए रेंज ऑफ एसिड प्रोटीनेसेस, और इसके अलावा मज़ीद ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि प्रोटीनेसेस हैं, विच हैव बीन शोन टू एड अडेरेंस एंड इन्वेजन। यानी ये भी अडेरेंस, ये जो प्रोटीनेसेस एंजाइम है, एसिड प्रोटीनेसेस एंजाइम, ये भी कैंडिडा एल्बिकैन को होस्ट सेल की सरफेस से एडहेयर होने में और उसको इन्वेड करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिग्रेडेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG एंड IgA। इसके अलावा ये फर्दर इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि ये जो प्रोटीनेसेस हैं ये एंटीबॉडीज़ को भी डिग्रेड करते हैं। अब इसमें दो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ के नाम दिए गए हैं, IgA एंड IgG। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। IgA एंटीबॉडी ऐसी होती है जो कि एपिथेलियल सरफेस पर पहले से मौजूद होती है और जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर भी एक तरह से काम कर रही होती है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे आए तो IgA एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड हो जाती है और उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, उस एंटीजन को, उस बैक्टीरिया को, उस फंगस को, जो भी पैथोजन एंटर हुआ है, और इस तरह से उसको वो वहाँ पे न्यूट्रलाइज करके किल कर देती है। IgG बॉडी कहाँ होती है? ये ब्लड में होती है और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में होती है, तो ये सेल के अंदर होती है। तो अगर ये किसी किस्म का बैक्टीरिया, फंगस या कोई भी इस तरह का पैथोजन या एंटीजन सेल के अंदर दाखिल भी हो गया तो IgG एंटीबॉडी उसको वहाँ पर काउंटर कर लेगी। लेकिन कैंडिडा एल्बिकैन एक ऐसा फंगस है जो इन दोनों एंटीबॉडीज़ को भी डिग्रेड कर सकता है।
तो और उस कैसे कर सकता है, बाय मेकिंग एसिड प्रोटीनेजेस एंजाइम्स। तो जब ये एंटर होगा वहाँ पे तो ये इन एंजाइम की वजह से ये एंटीबॉडीज़ भी किल हो जाएंगी, डिग्रेड हो जाएंगी, और फिर वो जो एक डिफेंस का मैकेनिज्म होता है, यानी जिसके ज़रिए ये सेल अपने आप को बचा सकता था कैंडिडा एल्बिकैन के इन्फेक्शन से, वो वहाँ पर काम नहीं करेगा जब तक कि बड़ी मकदार में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ना हो और वहाँ पर माइग्रेट ना करें एंटीबॉडीज़ को और लिम्फोसाइट्स को, जहाँ पर कैंडिडा एल्बिकैन जिस सेल्स या टिश्यूज़ में छुपा हुआ है। इसके बाद है ये ग्रोथ मॉर्फोलॉजी ऑफ कैंडिडा एल्बिकैन। अब इसमें ये देखें, यहाँ पर ये ए बी सी एंड डी 4 हैं, ये इनको हम देखते हैं। ए क्या है, बडिंग मॉर्फोलॉजी, ये देखें ये बड अपीयर हो रहा है और इससे क्या हुआ, अब ये 1 से 2 फंगस में कन्वर्ट हो गए। बी क्या है, हाइफिल फॉर्मेशन, ये देखिए इसमें हाइफा फिलामेंट्स बन रहा है। सी क्या है, जर्म ट्यूब फॉर्मेशन लीडिंग टू हाइफिल फॉर्मेशन, यानी ये जर्म ट्यूब बन रही है सी में और इससे हाइफे प्रोड्यूस होंगे। डी क्या है, सीडो हाइफिल फॉर्मेशन, यानी ये भी यानी हाइफे टाइप ही होते हैं लेकिन सीडो हाइफिल यानी कंप्लीट हाइफे नहीं होते, लेकिन बहरहाल हाइफे यानी फिलामेंट्स इसमें से अपीयर हो रहे हैं। तो इस तरह से इसकी ये मॉर्फोलॉजी है। नाउ an important immune evasion tactic of Candida albicans is the ability to bind to platelet via fibrinogen binding ligand। इसके अलावा कैंडिडा एल्बिकैन और क्या करता है, जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो ये प्लेटलेट्स के साथ बाइंड हो जाता है। कैसे, फिब्रोनोजन बाइंडिंग लाइगैंड से, क्योंकि प्लेटलेट पे फिब्रोनोजन बाइंडिंग लाइगैंड्स होते हैं, जिसके नतीजे में क्या होगा, जब ये प्लेटलेट के इन बाइंडिंग साइट से बाइंड होगा तो इसके नतीजे में क्या होगा, फंगल सेल विल बीइंग सराउंडेड बाय ए क्लस्टर ऑफ प्लेटलेट्स। तो फंगल सेल के सराउंडिंग में बहुत सारे प्लेटलेट्स जमा हो जाएंगे, यानी क्लस्टर या ग्रुप बना के। अच्छा, और वो जो है वहाँ पर फिर ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, क्योंकि जब प्लेटलेट एक जगह जमा होंगे तो वहाँ पे वो ब्लड क्लॉट भी हो सकता है। कैंडिडा एल्बिकैन इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए वेराइटी ऑफ इंटर convertible phenotypes which can be considered as providing an extra dimension to the existing virulence factors associated with these। अच्छा, इसके अलावा ये बहुत सारी कन्वर्टेबल फिनोटाइप्स को शो करता है। जैसे हमने ऊपर अभी बात की थी कि बडिंग फॉर्म एंड हाइफे फॉर्म में ये इंटर कन्वर्टेबल है, तो ये इसकी फिनोटाइप्स हैं, यानी इसकी जो अपीयरेंस है ये चेंज करता रहता है। तो ये अपनी इस तरह की अपीयरेंस को चेंज करता रहता है, जिससे इसकी विरुलेंस यानी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस जो है वो फंगस के तौर पर अपीयर होता है और हाईली रेजिस्टेंट होता है और आसानी से इसको फिर किल करना मुमकिन नहीं होता। और बहुत सारी एंटी फंगल एजेंट जो है वो जब हम यूज़ करते हैं तो वो फिर इससे रेजिस्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो होता है वो स्प्रेड करने लगता है। फिनोटाइपिक स्विचिंग, यानी जैसे इसकी जो अपनी स्ट्रक्चर में, अपीयरेंस में, जो इसकी बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, अलाउज द यीस्ट टू एक्सप्लॉइट माइक्रो नीचेस इन द बॉडी एंड ऑल्टर ए वेराइटी ऑफ फैक्टर्स, जिसकी नतीजे में जैसे हम अभी बात कर चुके हैं कि ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो ऑल्टर करता है, चेंज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम अभी ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले बुलेट पॉइंट में कि इस फिनोटाइप स्विचिंग की वजह से एंटी फंगल ड्रग रेजिस्टेंस आनी शुरू हो जाती है। यानी जो एंटी फंगल ड्रग जो है वो इस पहले जिस फिनोटाइप में थी उस पर तो इफेक्टिव थी, लेकिन अब इसने स्विच कर लिया, तो अब जो इसकी जो अपीयरेंस है चेंज होने के बाद अब एंटी फंगल ड्रग जो है वो इसको किल नहीं कर पा रही, तो अब ये रेजिस्टेंट हो गया फंगस। एडियरेंस में चेंज आ सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम प्रोडक्शन में चेंज आ सकता है, जो ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है और ज़्यादा एंजाइम की क्वांटिटी बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से डैमेज जो होगा होस्ट टिश्यू का और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ इसके साथ हो सकती हैं। इन एडिशन द एक्चुअल फिनोटाइप एंड सो मे बी कंसिडर्ड एज द डोमिनेंट और कंट्रोलिंग विरुलेंस फैक्टर। लिहाजा फिनोटाइप एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैंडिडा एल्बिकैन के साथ या कैंडिडा स्पीशीज़ के साथ कि जो एक उसका डोमिनेंट फैक्टर है, जो उसको सेल को डोमिनेट करने में और विरुलेंस कंट्रोल करने में यानी इन्फेक्टिविटी कंट्रोल करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए जो है वो इसको जो है वो फिनोटाइप चेंज होने से पहले ही हमें किल करना पड़ेगा, यानी जो एंटी फंगल ड्रग हो वो फिनोटाइप स्विचिंग को भी इतना यानी टाइम अलाउ ना करे ईस्ट को कि वो फिनोटाइपिक स्विचिंग कर ले और एंटी फंगल ड्रग रेजिस्टेंस से फंगल ड्रग से रेजिस्टेंस डेवलप कर ले। अच्छा,
इसके बाद है हमारे पास कैंडिडा एल्बिगेन के बाद जो नेक्स्ट फंगस है हमारे पास, दैट इज़ एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ये भी एक बहुत कॉमन फंगस है और बहुत ही सीरियस, मोस्ट कॉमनली लंग इन्फेक्शन कॉज करता है। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस इज़ ए सेप्रोफाइटिक फंगस। सेप्रोफाइटिक मीन्स कि ये ऐसा फंगस है, सिर्फ पैरासाइटिक नहीं है, कि यानी ये कुछ फ़ायदा भी देता है, कुछ नुकसान भी करता है। एंड इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, यानी ये हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा मौजूद है। एंड इज़ फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड ग्रोइंग ऑन डिकेइंग वेजिटेशन एंड डैम्प सर्फेसेस। यहाँ डिकेइंग वेजिटेशन यानी जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स होते हैं जो डीके हो रहे हैं यानी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, यानी डिकेइंग फूड है उसमें मौजूद हो सकता है। और डैम्प सर्फेसेस में, डैम्प सर्फेसेस मीन्स यानी जहाँ पर नमी होती है, तो वहाँ पर ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो है वो आसानी से ग्रो करता है। अच्छा, इसके अलावा कैन प्रेजेंट एज एन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। ये भी कैंडिडा एल्बिगेन की तरह अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस है ऑफ ह्यूमन एंड इज कॉमनेस्ट इटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ पल्मोनरी एस्परजिलोसिस। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो है वो इन्फेक्शन जो है आमतौर पे लंग में इन्फेक्शन करता है और पल्मोनरी एस्परजिलोसिस कहलाता है। और अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन का मतलब ये हुआ कि जब इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी जब बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होगा, तब ये इन्फेक्टिविटी अपनी शो करेगा। While the incidences of disease due to Aspergillus species is less than due to Candida, aspergillosis result in greater mortality rate. अच्छा, ये दिस इज़ ए गुड पॉइंट कि Aspergillus species से जो इन्फेक्शन है वो बहुत रेयर है, कॉमन नहीं है, यानी बहुत आसानी से इसके इन्फेक्शन नहीं होते। लेकिन अगर ये हो जाए तो फिर ये जानलेवा भी यानी साबित हो सकता है, क्योंकि इसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। इसके अलावा ये जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ए नंबर ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स। और ये क्या काम करते हैं ये एंजाइम्स? फैसिलिटेट ग्रोथ इन द लंग एंड डिससेमिनेशन थ्रू द बॉडी। और ये ना सिर्फ ये कि लंग में ग्रोथ करते हैं, और ये एंजाइम्स लंग टिश्यूज़ को डैमेज करके वहाँ से ब्लड के ज़रिए थ्रू आउट द बॉडी भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। अगर ये किडनी तक चला जाए तो वो भी जानलेवा साबित हो सकता है। फॉस्फोलाइपेज प्रोडक्शन, और वो कौन सी एंजाइम प्रोड्यूस करता है? वो है फॉस्फोलाइपेज। हैज़ बीन शोन इन क्लिनिकल आइसोलेट्स ऑफ दिस फंगस विद ऑप्टिमम प्रोडक्शन अकरिंग एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो वो एंजाइम्स कौन से हैं जिससे ये अपनी ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है और बाकी बॉडी टिश्यूज़ में भी पहुंच जाता है? तो वो है फॉस्फोलाइपेज। और ये देखा गया है क्लिनिकल आइसोलेट्स, जो इसके आइसोलेट्स को जो लेबॉर्ट्री में ग्रो कराया गया, तो उसमें ये देखा कि ये फॉस्फोलाइपेज एंजाइम बना रहा है। और इस फॉस्फोलाइपेज एंजाइम की जो प्रोडक्शन होती है वो ऑप्टिमम होती है एट 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये हुआ कि बॉडी टेम्परेचर पर ये एंजाइम बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अच्छा, जैसे हमने ये बताया कि ये टिश्यूज़ को डिग्रेड करेगा, तो वही वाली बात है कि दिस एंजाइम प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन टिश्यू डिग्रेडेशन एंड मे फैसिलिटेट एग्जिट ऑफ द फंगस फ्रॉम द लंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यानी ये फंगस जो होगा लंग से ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम से फिर ये बॉडी के डिस्टेंट पार्ट और दूसरे ऑर्गन तक जो है वो पहुंच जाएगा। तो ये इसका सबसे डेंजरस इशू है। इसके अलावा फंगल प्रोटीजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू डिग्रेडेशन। ये जो फंगल प्रोटीजेस हैं ये टिश्यू डिग्रेडेशन करेंगे एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड इवॉल्व टू अलाउ द फंगस टू डिग्रेड एनिमल एंड प्लांट मटेरियल। तो इस फंगस से प्रोटीजेस एंजाइम जो रिलीज़ हो रहे हैं, टिश्यू डिग्रेडेशन करना है, इम्यून सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं कि वो इम्यून सिस्टम इसको किल ना कर सके फंगस को, और अलाउ कर रहे हैं इसको फंगस को कि ये एनिमल और प्लांट मटेरियल को डिग्रेड करे। इसके अलावा इलास्टिन कंस्टिट्यूट ऑलमोस्ट 30% ऑफ लंग टिश्यू। यानी ये इलास्टिन इज़ ए प्रोटीन जो कि लंग टिश्यू में मौजूद होती है। इसी वजह से लंग जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, यानी उनमें एक्सपेंड होने की और कॉन्ट्रैक्ट होने की सलाहियत होती है। तो इलास्टिन टिश्यू ये वजह से होती है। अच्छा, मैनी एस्परजिलस फ्यूमिगेटस आइसोलेट डिस्प्लेड इलास्टिनोलाइटिक एक्टिविटी। यानी ये ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो इस इलास्टिन प्रोटीन को डिग्रेड करती हैं। आइसोलेट्स एंड इनकेपेबल ऑफ इलास्टिनेज प्रोडक्शन डिस्प्ले रिड्यूस वायलेंस
विरुलेंस इन माइस। और ऐसे एस्परजिलस स्पीशीज़ जो इलास्टिनेज एंजाइम नहीं बनाती, यानी जब इसका मतलब हुआ कि वो इलास्टिन को डिग्रेड नहीं करती, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि फिर उनकी विरुलेंस भी कम होती है, यानी वो इन्फेक्टिविटी भी इतनी कोई ख़ास सीरियस नहीं होती और वो इन्फेक्शन को ज़्यादा सीरियस नहीं करते। और ऐसा जो देखा गया है माइस में देखा गया है। इसके अलावा एस्परजिलस फिमिगेटस प्रोड्यूसेस 2 इलास्टिनेजेस, यानी 2 इलास्टिनेजेस एंजाइम ये प्रोड्यूस करते हैं। एक है सीरीन प्रोटीएज एंड दूसरा है मेटालोप्रोटीनेज। अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट रोल इन टिश्यू डिग्रेडेशन, ये जो प्रोटीएजेस हैं, इन पर्टिकुलरली सीरीन प्रोटीएज जो ये प्रोड्यूस करता है, में ऑल्सो फंक्शन एज ए एलर्जन, यानी एलर्जन के तौर पर भी काम करता है। अब ये एलर्जन के तौर पर काम करता है तो एलर्जिक रिस्पॉन्स भी देगा और इन्फ्लेमेशन भी कॉज करेगा। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एलर्जन यानी सीरीन प्रोटीनेज इंपॉर्टेंट इन इंडक्शन ऑफ परसिस्टेंट ऑफ एलर्जिक एस्परजिलोसिस। तो हम उसको, अगर ये सीरीन प्रोटीएज मौजूद है, एस्परजिलस फिमिगेटस का इन्फेक्शन हुआ है और एलर्जी हो रही है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एलर्जिक एस्परजिलोसिस। इसके अलावा ग्लायोटॉक्सिन इज द मेन टॉक्सिक प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस फिमिगेटस। तो ग्लायोटॉक्सिन इसका मेन टॉक्सिक एजेंट है जो कि डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। इसके अलावा कुछ और टॉक्सिन भी ये प्रोड्यूस करता है, जिसमें हेल्बोलिक एसिड है, फ्यूमिगेटिन है एंड फ्यूमाजिलिन है। ये भी टॉक्सिन्स यहाँ मौजूद हैं। ये टॉक्सिन्स क्या काम कर रहे हैं? प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन फैसिलिटेटिंग द कॉलोनाइजेशन ऑफ फंगस बाय एस्परजिलस फिमिगेटस। तो ये जो टॉक्सिन जो है ये हेल्प आउट कर रहे हैं ताकि वहाँ पे टिश्यू डैमेज को, और हेल्प आउट कर रहे हैं कि एस्परजिलस फिमिगेटस की कॉलोनीज़ वहाँ आसानी से बने, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो और ये वहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो फैलता चला जाए। तो ये टॉक्सिन्स का इस तरह से इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके बाद है नेक्स्ट फंगस, दैट इज़ हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।